हेलो एवरीवन। देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम न्यू चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। ये चैप्टर यूजुअली बोर्ड्स के अंदर 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मनी एंड इन्फ्लेशन में से सबसे पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी यानी क्या? तो पैसा। तो लोगों को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके पहले की कुछ हिस्ट्री है जो हमें समझनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मनी इज़ एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। अभी का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें मनी जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो स्टूडेंट्स क्यों ऐसा? तो वो चीज़ हमने जो हमारा 11th था उसमें बिजनेस में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा था जिसके मेन 3 पार्ट्स थे। एक तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी बंदा अगर ये तीनों सेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका मेन गोल क्या होता है? बदले में पैसा कमाना। इसीलिए इधर कहा गया है मनी इज़ एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। फिर लोग पैसा कमाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ नीड्स होती है, वांट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। वो तभी फुलफ़िल हो पाएगी अगर उनके पास पैसे होंगे। तो टू सेटिस्फाई हर हिज नीड्स एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अगर उनको उनकी नीड्स है, उनको फुलफ़िल करना है तो उनको पैसे कमाने पड़ेंगे। मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर वैल्यू। मनी जो है वो सिर्फ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ नहीं होता, बाकी हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, हम उसको सेव भी कर सकते हैं। इसीलिए पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। इसीलिए लोग जो है वो मनी को सेव करते हैं और उससे सेविंग में से अगर उनकी कोई फ्यूचर नीड्स होती है तो उसको फुलफ़िल करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो अभी उनकी इनकम में से कुछ ना कुछ पोर्शन सेव करके रखते हैं। क्यों? ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर में शादी करा सके, या तो फिर कोई फ्यूचर में ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई, ऐसा मेडिकल एक्सपेंस आ गया, तो अगर आपने मनी जो है वो सेव करके रखे होंगे तो आप उसमें से यूज़ कर पाएंगे। तो फिर देखो स्टूडेंट्स आगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस। हम जो लोग, हम ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, यानी एक डिमांड फुलफ़िल हुई नहीं कि दूसरी डिमांड खड़ी हो जाती है। तो जो ज़रूरियातें होती है, जो वांट्स होती हैं हम लोगों की, वो अनंत होती है, उसका कोई अंत ही होता नहीं है। और दूसरा, ये पहले के ज़माने की बात है कि जो पर्सन पहले कोई एक सेक्टर के साथ जुड़ा होता था ना, कोई एक ही काम करता रहता था, तो उससे उसकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो सके वैसा पॉसिबल नहीं था। ऐसा क्यों? तो देखो, कोई फार्मर है वो सिर्फ गेहूं की खेती कर रहा है और बार्टर सिस्टम के वक्त की ये बात है। तो देखो स्टूडेंट्स, वो सिर्फ गेहूं की फार्मिंग कर रहा है और उसको चाहिए जूते भी पहनने के लिए, उसको कपड़े भी चाहिए, उसको दूध भी लेना है। पर देखो, सोचो कि क्या सामने वाले हैं जितने बेच रहे ये सारी चीज़ें, क्या उन सबको गेहूँ चाहिए? वो भी एक ही टाइम पे नहीं। तो इससे क्या होता था कि अगर उसको कपड़े पहनने के लिए चाहिए पर कपड़े बेचने वाला है उसे गेहूँ नहीं चाहिए, तो इधर दिक्कतें आती थी। इसीलिए हमें एक ऐसे फिक्स्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत थी कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। Thus, a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services. तो ऐसे हालात में लोग क्या करते थे? सबसे ज़्यादा ऐसा सोचते थे, ट्राई करते थे कि भाई म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाए। म्यूचुअल एडजस्टमेंट यानी क्या? कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए और मेरे पास जो है वो सामने वालों को भी ले लो। ठीक है, वैसा अगर मेरे पास गेहूँ है और सामने से मुझे कपड़े चाहिए तो कपड़े बेचने वालों को भी गेहूँ लेने हो, ऐसा म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो लोग पहले वैसा सोचते थे कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाए तो सबसे बेहतर। फिर देखो, इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमन बींग्स यूज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे?
कि जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो अपने ही मतलब कि नेबर्स में और आसपास पड़ोसियों के साथ एक्सचेंज करते थे कि भाई चलो आप गाय रखते हो तो मुझे मतलब कि रोज़ सुबह एक प्याला दूध दे देना, ठीक है। फिर अगर मेरी जब भी खेती हो जाएगी, गेहूँ की फसल हो जाएगी, तो मैं आपको 1-2 बोरी गेहूँ भी दे दूँगा। इस हिसाब से अंदर ही अंदर वो लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज। सच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स वॉज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। ये जो सिस्टम थी तो उसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बारे में डिटेल में देखते हैं। मीनिंग ऑफ अ बार्टर सिस्टम। Barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money. यानी बार्टर सिस्टम के वक्त कोई एक फिक्स्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। जैसे अभी के ज़माने में पैसा है उस हिसाब से नहीं। पैसा हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरह से कहेंगे कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने जाना है तो मैं सिर्फ मनी दे दूँगी और वो चीज़ ख़रीद के ले लूँगी, और सामने वाला बंदा जो पैसे कमाया वो क्या करेगा, उसको जो भी चीज़ें ख़रीदनी होगी वो पैसों से ख़रीद लेगा। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अभी। उस हिसाब से पहले के ज़माने में कुछ ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। तो तब क्या होता था, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती थी, बदले में भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलते थे। यानी अगर कोई टीचर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो नॉलेज शेयर कर रहा है, तो उसके सामने उसको पैसा नहीं मिलता था। लोग क्या करते थे, जो भी स्टूडेंट्स होते थे तो उनके वो जो भी बिज़नेस के साथ जुड़े होते थे वो चीज़ें वो टीचर्स को देते थे। यानी कोई स्टूडेंट होगा जिसके पापा जूते बनाते होंगे तो जूते दे देगा टीचर को। फिर कोई ऐसे स्टूडेंट होगा जो जिसके पापा फार्मर है तो उनको वैसे सारे अलग अलग फूड ग्रेन्स देते होंगे। फिर कोई ऐसा है कि जो बार्बर है जिसके पापा, ठीक है, जो बाल काटते हैं तो उनको फ्री में बाल काट के दे देंगे। तो इस हिसाब से होता था। फिर लिमिटेशंस ऑफ अ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के कुछ लूपहोल्स से, ड्रॉबैक्स से। In the earlier years, individuals live a simple village life, had less needs and carried out agricultural exchange of goods and service which was sufficient for their sustenance. तो पहले के ज़माने में क्या था, जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल थी, तो उनकी जो नीड्स थी ना वो भी लिमिटेड थी। यानी रोटी कपड़ा मकान बस इतने से उनका चल जाता था, उनका जीवन जो था वो गुजर जाता था। तो तब वो ज़्यादातर जो भी लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए थे, तो वो तब मतलब कि उनकी नीड्स भी लिमिटेड थी, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना तब पॉसिबल था। हाँ, दिक्कतें थी पर फिर भी पॉसिबल हो जाता था। For example, a farmer cultivating wheat would store the required stock and would exchange the remaining wheat to get rice, clothes or shoes. Similarly, the shoemaker would get clothes and food by exchanging the shoes he made. Teachers used to get food in exchange for knowledge and the artists would be patronized for their entertaining art. तो तब सबकी नीड्स जो थी वो लिमिटेड थी, इस वजह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल हो जाता था। पर अब जो है वो सबकी नीड्स जो है वो बढ़ने लगी है, तो बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस आगे लेस एप्लीकेबल होने लगा। अब बार्टर सिस्टम ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि देखो पहले इधर एग्जांपल्स में दिया है कि फार्मर अगर वीट उगा रहा है, ठीक है, तो उसको बदले में राइस मिल जाएंगे, क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, शूज़ भी मिल जाएंगे, क्योंकि सामने वाले बंदे भी खाना तो खाने वाले तो उनको मिल जाता था। फिर भी पॉसिबल हो जाता था, एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता था। अगर मुझे घी चाहिए और शू मेकर है वो शू बना रहा है यानी जूते बना रहा है, तो मैं उसको घी दे दूँगी और वो मुझे जूते दे देगा। तो सबकी नीड जो थी वो लिमिटेड थी कुछ हद तक, तो पॉसिबल हो जाते थे एक्सचेंज। हाँ, दिक्कतें तो आती थी पर फिर भी पॉसिबल होता था। पर अब क्या हुआ, अब लोगों की नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल नहीं होता। Increasing population and socio-economic development resulted in an increase and change in demands, making them more specific. इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कि and change in demands make them more specific. लोग जो है उनकी नीड्स जो है, डिमांड्स जो है वो बहुत जल्दी से तेज़ी से चेंज होने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन।
Urbanization, division of labor and specialization made the barter system limited and less applicable. देखो तो क्या हुआ, ये सारे रीज़न की वजह से बार्टर सिस्टम लिमिटेड हो गया और लेस एप्लीकेबल हो गया। तो क्यों? तो देखो, मोर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन यानी क्या कि भाई कपड़े, तो कपड़े पहले लोग हैं ना सिंपल वाइट कलर के, इंडिया की बात करें तो साड़ी एक सिंपल वाइट कलर की लोग पहन लेते थे, या तो जेंट्स हो गए तो धोती, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वो लोग नहीं उसमें नोट करते थे। पर अब क्या होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कलरिंग्स ऐड हो गए कपड़े के अंदर, कलर्स ऐड हो गए, फिर स्टिचेस वाले कपड़े स्टार्ट हो गए, तो लोग ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए कोई भी चीज़ में ख़रीदने में। तो स्पेसिफिकेशन की वजह से बार्टर सिस्टम लेस एप्लीकेबल हो गया। यानी मैं कपड़े बना रहा हूँ और मैं जो कपड़े बना रहा हूँ वो अलग अलग स्टाइल के नहीं बना रहा हूँ, सिंपल प्लेन साड़ी में बेच रहा हूँ। तो सामने वाले जो कस्टमर्स है अब ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, तो वो कहेंगे नहीं, अभी तो क्या मार्केट में अलग कलर्स की भी साड़ी मिलती है तो हम वो लेंगे। तो इस हिसाब से बार्टर सिस्टम जो है वो लेस एप्लीकेबल हो गया और लिमिटेड हो गया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी वही कि जो इंडस्ट्रीज़ बनने लगी तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आ गई, तो उसकी वजह से लोगों की नीड्स वहाँ पे ज़्यादा खींचने लगी। फिर अर्बनाइजेशन यानी क्या, सिटी एरियाज़ के अंदर बढ़ावा होना। तो अर्बन एरिया के अंदर लोगों की डिमांड्स होती है वो पूरी डिफरेंट होती है। फिर डिवीज़न ऑफ लेबर यानी लोग जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करना स्टार्ट कर लिया। यानी क्या कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने चले जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने जाएंगे तो उनके नीड्स भी उस हिसाब से बढ़ने लगेगी कि भाई पहले सिर्फ वैसे ही साइकिल पे घूमते होंगे गांव में, या तो पैदल ही चलते होंगे, तो इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो साइकिल की उनकी नीड्स बढ़ेगी, उस हिसाब से उनकी नीड्स बढ़ने लगी। फिर स्पेशलाइजेशन यानी वही कि हर एक कस्टमर जो होता है वो हर एक प्रोडक्ट में अब स्पेसिफिक मतलब कि ज़्यादा स्पेशलाइजेशन दिखता है। मोर स्पेसिफिक यानी वो बहुत स्पेसिफिक बन गया। अगर जूते तो सिर्फ वैसे कोई भी सिंपल एक डिज़ाइन के जूते नहीं, भाई अलग अलग स्टाइल के हमें जूते चाहिए उस हिसाब से। द म्यूचुअल एक्सचेंजेस डिक्रीज एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीजेस। तो क्या हुआ, जो म्यूचुअल एक्सचेंज जो पहले जो होता था वो डिक्रीज़ हो गया कि भाई एक दूसरे जो थे वो समझते थे कि चल अभी भाई तुझे जूते चाहिए तो तू ले जा, पर जब तेरे गेहूँ का प्रोडक्शन हो जाए तब मुझे वो दे देना, ठीक है। तो पहले म्यूचुअल एक्सचेंजेस होते थे, पर अब वो डिक्रीज़ हो गए और पर्सनल नीड्स बढ़ गई। द प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम है यार, यानी जो बार्टर सिस्टम की मेन कौन सी लिमिटेशंस है वो देखनी है। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स। यानी क्या, जब बार्टर सिस्टम थी तब म्यूचुअल एडजस्टमेंट करना थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मेरे पास जो चीज़ है वो सामने वालों को कोई बार चाहिए भी सही और नहीं भी चाहिए, और उसके पास जो है वो तो मुझे ख़रीदनी है। तो क्या करेंगे इसमें, वो सामने वाला मान नहीं रहा कि भाई मुझे राइस नहीं चाहिए, अभी मेरे पास कपड़े है, तुझे ले जाने हैं तो ले जा, पर मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे सामने जूते चाहिए। तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। और जो अगर उसको जूते चाहिए सामने वालों को, पर जो जूते बेच रहा है उसको कपड़े नहीं चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना बहुत टफ रहता था। फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम आ गई, अभी तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना पॉसिबल ही नहीं रहा क्योंकि जो लोगों की पर्सनल नीड्स थी वो ज़्यादा बढ़ गई। विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग इंक्रीज्ड एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वॉज सिंपलर इन अर्लियर टाइम्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी के ज़माने में म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले के ज़माने में फिर भी हो जाता था क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, पर फिर भी पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो वो किस तरह की होती थी। Now those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter। अब कोई है जिसको मतलब कि उसके पास राइस है और उसको उसके बदले में वीट चाहिए, पर जो वीट जो बेचने वाला है उसको सामने राइस नहीं चाहिए पर क्लोथ्स चाहिए, तो इधर एक्सचेंज होना पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। फिर देखो,
While on the other hand, one who had clothes did not want rice but wanted ghee in exchange for their clothes. अब कोई बंदा ऐसा है जो कपड़े बेचता है पर उसको सामने राइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए घी, पर राइस बेचने वाला जो है उसको सामने कपड़े चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें होती थी। Thus there was a difficulty in establishing a need for each other's goods and services to make the barter possible, making it a challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods. फिर दूसरी दिक्कतें आ जाती थी डिविजिबल गुड्स और इनडिविजिबल गुड्स के बीच में एक्सचेंज करना। यानी ये जो गेहूँ है तो उसको तो हम कटोरे मतलब कि माप कर मेज़र कर हम सामने वालों को दे देंगे, पर अब सामने वाला जो है उसके पास काऊ है, ठीक है, पर अब उसको सिर्फ 3 ही कटोरा चाहिए गेहूँ के, तो वो 3 कटोरे के सामने पूरी एक गाय थोड़ी ना दे देगा भाई, तो उसको हम काट के भी नहीं दे सकते। तो ऐसी चीज़ें होती थी जब डिविजिबल और इनडिविजिबल गुड्स के बीच में एक्सचेंज की बात होती थी तब। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू था। फिर देखो सेकंड, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। स्टोर करने की प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे मेरे पास एनिमल्स है यानी काऊ है, बफेलो है, तो उन सबको मैं लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि वो मरने ही वाले हैं या तो बीमार हो जाएंगे, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। फिर दूसरा एग्जांपल, जो फार्मर्स होते हैं अगर उन्होंने फार्मिंग किया है, फूड ग्रेन्स उगाए हैं, तो उनकी भी लाइफ लिमिटेड होती है 2-3 साल तक, ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, और वो भी 1-2 साल के बाद वो जो भी फूड ग्रेन्स होंगे वो बिगड़ने लगेंगे, तो स्टोर करना पॉसिबल होता नहीं था। There was an increasing problem in storing value. Here value means exchange value. अब exchange value यानी क्या? अभी मैं खेती कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी पल्सेस की समझ लो, तो पल्सेस को मैं 1-2 साल बाद जब मैं उसको किसी और को एक्सचेंज करूँगी, बेचने जाऊँगी, तो मुझे उतनी एक्सचेंज वैल्यू अच्छी नहीं मिलेंगी जैसे स्टार्टिंग में विदिन 3-4 मंथ्स मिलेगी, उतनी 1-2 साल के बाद नहीं मिलने वाली। A farmer may exchange wheat for a pair of shoes or clothes, but when productivity rises and he produces more wheat, there arises a problem of storing surplus wheat. अब क्या, कोई फार्मर है वो ऐसा सोच रहा है कि मैं इस साल इतनी सारी खेती कर लूँ, इतना सारा प्रोडक्शन कर लूँ गेहूँ का कि मुझे जितना चाहिए उतना तो मैं साइड में स्टोर करके रखूँगा, उसके अलावा जितना बच जाएगा सरप्लस वो सब कुछ मैं बेच के सामने मेरी जितनी भी नीड्स है उतनी सारी फुलफ़िल कर लूँगा। पर ऐसा उसने सोचा, पर क्या वो पॉसिबल होता? नहीं, क्योंकि उसकी जो स्टोरिंग लाइफ है वो लिमिटेड है। भले ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, भले ही उसके घर में पूरा भंडार भर गया होगा, पर उसकी स्टोरिंग लाइफ लिमिटेड है, उस वजह से उसका जो मकसद है वो पूरा होगा नहीं। If wheat can be stored for a long period, then at a future date, such stock of wheat can be exchanged for new pair of shoes or clothes or rice. But the question arises how to store wheat. चलो उसने सोचा कि इस साल प्रोडक्शन बहुत हो गया, मुझे जितना चाहिए उतना साइड में रखता हूँ, उसके अलावा बेच के मुझे जितनी भी नीड्स है उसको फुलफ़िल कर लूँगा, पर वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि स्टोर करना बहुत मुश्किल था। When an individual produced on a large scale through one's own effort, he had to exchange this produce instantaneously for other goods and services. It was otherwise difficult to store the surplus good or store the exchange value of these goods. तो क्या, अगर आपकी मेहनत से आपने बहुत सारे फूड ग्रेन्स उगाए हैं, बहुत पूरा भंडार भर दिया है, तो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से इतना सारा भंडार भरा है, तो क्या होगा, आप तत्काल यानी इंस्टेंटेनियसली यानी तत्काल आप उसको बेच सकोगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सामने जो लेने वाले हैं, अगर आप जिसको बेचने वाले हो उनको चाहिए भी सही और नहीं भी चाहिए, ठीक है। आप कपड़े लेने तो चले गए, चलो 2-3 बोरियां लेके चले गए कि मुझे भाई कपड़े के 2 पैर दे दे, पर कपड़े वाला मना कर देगा कि भाई मुझे तो गेहूँ चाहिए ही नहीं, तो क्या करोगे आप? भले ही आपके पास पूरा भंडार है, आप 1 बोरी और ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाते हो, पर अगर उनको नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप? ठीक है, क्योंकि तत्काल में तात्कालिक यानी सब कुछ बिक जाए वो तो पॉसिबल ही होगा नहीं, और लॉन्ग टाइम तक अगर आपको स्टोर करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक दूसरी डिफ़िकल्टी थी, स्टोर करने की लिमिटेशन थी ये।
फिर थर्ड लिमिटेशन, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. With the introduction of division of labor and specialization in an industry-driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. यानी देखो स्टूडेंट्स, अभी मनी है जो एक फिक्स्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं होती मेज़रमेंट की. क्यों? कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाएंगे तो उसकी प्राइजेस होती है, फिक्स्ड प्राइजेस होती है. अगर आपके पास पैसा है तो इतने में ये प्रोडक्ट बिकता है तो आप इतने पैसे दे दो, वो चीज़ खरीद लो. पर पहले क्या था, कोई फिक्स्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो किसी की प्राइजेस ही नहीं थी, तो मतलब कि मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. यानी मेरे पास अगर काऊ है, वो मुझे बेचना है, तो उसके सामने मुझे कितनी गेहूं की बोरियां खरीदनी चाहिए वो किसी को पता होता नहीं था. अगर मुझे क्लोथ है वो इन मीटर्स बेचना है किसी को, कि चलो 2 मीटर मैंने कपड़ा बेचा एक बंदे को, तो उसके सामने मुझे कितने जूतों की पैर लेनी चाहिए वो उसको मालूम पड़ता नहीं था. तो मेज़रमेंट की दिक्कतें आती थी. Exchanging wheat for rice was simpler, but now large number of goods become available for exchange against wheat, and hence it become difficult to determine and maintain the exchange value of wheat. यानी एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. जैसे इफ़ 20 kg ऑफ wheat इज़ इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, 10 meters ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg घी इन अ मॉडर्न स्ट्रक्चर, द क्वेश्चंस ऑफ मेजरमेंट अराइज एज हाउ मच ऑफ टेक्सटाइल can exchange for 1 kg ghee or how much of rice can exchange for 1 kg ghee. It became difficult to determine such measures, and hence arose a need for a universally acceptable measuring rule. यानी ऐसी दिक्कतें आती थी कि किस तरह से मेज़र करने का, कि चलो मुझे 1 kg घी चाहिए तो उसके बदले में मैं कितना राइस दूँ सामने वाले को, वो पता नहीं चलता था. कि क्या ऐसा समझना कि 20 kg जो वीट है इज़ इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, ऐसा तो थोड़ी ना होता है भाई, कि वो अगर मैं 20 kg वीट देता हूँ तो उसके सामने मुझे 40 kg राइस लेने ही चाहिए. ऐसा खुद कैसे आपने तय कर लिया? ठीक है, तो ऐसी सारी दिक्कतें होती थी. तो इसीलिए एक ऐसे मेजरिंग रोड की ज़रूरत थी, एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत थी कि जो पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो. This led to the origin of money, which became a standard measure of value and a common denomination of trade. इसीलिए मनी की ज़रूरत पड़ी और मनी का ओरिजिन हुआ कि जो ट्रेड करने में भी आसानी हो गई, ट्रेड करने में भी बहुत, ट्रांजैक्शंस करने में भी बहुत सहलियत हो गई. चलो स्टूडेंट्स, तो अब मनी कैसे आया अस्तित्व में उसके बारे में देखते हैं. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी. मनी का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ वो देखना है. इवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसे आपने एसएसटी में पहले पढ़ा होगा कि हम मनुष्य का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में. ठीक है, तो मतलब कि बंदर में से हम बने, ऐसा सब कुछ था. तो ये पूरी प्रोसेस थी, पूरी साइकिल थी. तो उसी हिसाब से ये मनी के बारे में भी हमने देखना है. In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally accepted medium which satisfy the store of value function under the barter system, commodities and animals were used as medium of exchange in India. सबसे पहले ये जो एक्सचेंज की जो प्रोसीजर थी ना, वो बहुत सिंपल थी. यानी बार्टर सिस्टम की बात की इन्होंने कि इंडिया में सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था, बदले में भी एक्सचेंज होते थे गुड्स एंड सर्विसेज. फिर कॉमोडिटीज़ एक्सचेंज की बात ख़त्म हो गई, अब आया एनिमल्स. यानी फिर दूसरा एनिमल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था कॉमोडिटीज़ के बाद. Agriculture being the major sector of the economy, there was a large production of crops of which the required stocks to rest of the crops were sold to buy animals. When required, the animals could also be sold to get good services or even the crops in return. In this way, animals like horse, cow and buffalo become the means of exchange values for money and trade.
यानी जब कमोडिटीज़ एक्सचेंज वाला एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया, उसके बाद एनिमल्स एक्सचेंज वाला स्टार्ट हो गया, ये फ़ेज़ 2। यानी क्या, इधर एनिमल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किए जाते थे। एनिमल्स की वैल्यू तब बहुत ज़्यादा थी। आपने ऐसे सुना भी होगा कि राजा जो थे वो एक दूसरे के, अगर उनकी बेटी की शादी होती है ना, तो उसको मतलब कि बहुत सारे हाथी घोड़े ये सब कुछ देते हैं। तो तब के ज़माने में एनिमल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो सबको ऐसा, अभी जैसे हमें होता है ना पैसा कमाए, तो उस वक्त सबको था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एनिमल्स हो तो ज़्यादा बेहतर। तो सब क्या करते थे, अगर कोई फार्मर है अपनी खेती करता है तो वो जितना भी उगाता था ना, जितना भी प्रोडक्शन करता था, वो सब कुछ बेचता था, पर बदले में वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स कमाने की आशा रखता था। The use of animals as a standard measure and a common medium of trade also become a limitation and caused difficulties। पर जो एनिमल्स का जो यूज़ था उसमें भी कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स थी, उसकी भी कई लिमिटेशंस थी। तो वो कौन सी थी? Animals are mortal, they get sick and die. Therefore, the storage of wealth in terms of value for money in form of animals was not advisable। यानी क्या कि एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। मोर्टल है यानी क्या कि जो मतलब कि सब्जेक्ट टू डेथ, जो मरने वाले हैं वो तय है। ठीक है, मोर्टल का मीनिंग वो होता है कि मरना, यानी उनकी डेथ वो पक्की है। आर सब्जेक्ट टू डेथ, वैसा बोल सकते हो। तो मतलब कि एनिमल्स की लाइफ लिमिटेड होती थी, वो अगर बीमार पड़ जाए तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती थी। तो ये सारी इनकी लिमिटेशंस थी। उसकी वजह से ये कहना बेहतर नहीं था कि वो एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसा ये ज़माने में पैसा है। उस हिसाब से इसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी। Thus valuable mineral stones were used instead of animals। फिर फेज़ 3 आया कि जहाँ पे एनिमल्स के बाद मिनरल्स और स्टोन्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होना स्टार्ट हो गया। At the onset of imperialism, the use of coins started as a medium of trade and exchange of goods and services in the kingdom। यानी जब से किंगडम रूल स्टार्ट हुआ, यानी राजाशाही जब से स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे कॉइन्स और जो मिनरल स्टोन्स जो थे वो यूज़ होना स्टार्ट हो गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई ट्रेड करना हो सब में, मतलब कि पहले जो एक इंडिया का कोई राजा था तो उनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स चलते रहते थे दूसरे राजाओं के किंगडम रूल्स के पास में। तो सब कुछ तब मिनरल्स और कॉइन्स से होता था। यानी इतना गोल्ड दिया, ठीक है, उसके सामने हमें सारे कुछ, अगर केसर है, कोई स्पाइसेस है, वो सब कुछ हमें मिल जाता था। जिस हिसाब से कोई इधर से कुछ लेके जा रहा है, कॉटन और ऐसा कुछ, तो वो लोग भी हमें सामने गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स ये सब कुछ दिया करते थे। तो द ओनली लिमिटेशन वॉज दैट दे वर यूज इन लिमिटेड सोसाइटीज़ एंड रीजन्स। पर इसकी लिमिटेशन क्या निकली कि सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी राजा थे वो सब कुछ, मतलब वो सब मिनरल्स एंड स्टोन्स यूज़ नहीं करते थे। तो ये लिमिटेड था कुछ हद तक, कुछ किंगडम रूल तक। Democracy and industrialization inspired the need for the modern money as a mean of exchange. By the support of central government, the money became widely accepted as a mean of exchange of goods and services. Money also succeeded in overcoming the limitation of storage of value for money. The advent of banking system made it easier to transfer and storage of money। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर डेमोक्रेसी, यानी जो लोग चुनते हैं, लोग के वोटिंग से जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो। तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से मनी का इवोल्यूशन हो गया, मनी का कंसेप्ट आ गया और उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी माना गया। और उसको जो भी लिमिटेशंस थी पहले जितने भी मीन्स की, उन सब की लिमिटेशंस मनी ने कवर कर ली, जैसे कि स्टोरेज करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स चली गई। तो इतने जितनी भी लिमिटेशंस थी वो मनी की वजह से कवर हो गई। और अब तो बैंकिंग सिस्टम इतनी एडवांस हो गई है कि मनी को ट्रांसफ़र करना वो भी एकदम आसान हो गया है। तो इधर ख़त्म हुआ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी, कि मनी कैसे आया, उसकी हिस्ट्री हमने देख लिया। अब मनी एक्चुअल में क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो स्टूडेंट्स, बाय।